Welcome students. Today I am going to start with the new chapter of your macroeconomics book. The name of the chapter is national income. Before that we have to understand some of the basic concepts which are used in national income. First is classification of goods. जो गुड्स हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में करते हैं. फर्स्ट है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. सेकेंड है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस है, पहले हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं. फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर. दैट मीन्स जो फाइनल गुड्स होते हैं दे आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. दैट मीन्स अब इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा और जो ये गुड है ये फाइनल जो कंज्यूमर है उसके यूज करने के लिए रेडी है. इसका मतलब ये है कि ये जो गुड है इट इज नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड. दैट मीन्स इट इज नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल की तरह ये बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होगा, वैल्यू एडिशन नो वैल्यू एडिशन, यहाँ पे नो वैल्यू एडिशन. और ये कोई भी जो फर्म है उसको दोबारा रीसेल नहीं करेगी फॉर मेकिंग देयर प्रॉफिट. दैट मीन्स दिस गुड नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म्स. जो फर्म है इस गुड को दोबारा रीसेल नहीं करेंगी. दैट मीन्स ये ऐसे गुड हैं जो कि डायरेक्टली यूज किए जाते हैं बाय द फाइनल कंज्यूमर. फिर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड होते हैं विच आर स्टिल इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. दैट मीन्स दे आर रिमेन इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी ये जो गुड है इट इज नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज, नॉट रेडी फॉर फाइनल यूज. That means some value may be added to it, may be added. और जो ये गुड है this good may be used as a raw material, as raw material. That means कोई भी जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस गुड को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जा सकता है. बिकॉज दिस गुड इज़ इंटरमीडिएट गुड, दैट मीन्स ये फाइनल कंज्यूमर है उसके लिए फाइनल यूज़ के लिए रेडी नहीं है एंड इट इज़ स्टिल इन इट्स प्रोडक्शन स्टेज. दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड, these goods are not included in estimation of नेशनल इनकम. नेशनल इनकम के एस्टिमेशन के लिए ये जो गुड्स हैं इनको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, जबकि जो फाइनल गुड्स हैं उनको नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है. तो बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर परचेज्ड बाय वन फर्म फ्रॉम अनदर फॉर टू बेसिक पर्पस. फर्स्ट as raw material and second as a good for resale. That means कि जो फर्म है या तो
इंटरमीडिएट गुड को परचेज करती है ताकि वो एज ए रॉ मटेरियल की तरह उसे यूज करे ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके, या फिर वो फाइनली गुड को खरीदती है ताकि उसको दोबारा रीसेल कर सके टू मेक सम प्रॉफिट। अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड है और कौन सा गुड फाइनल गुड है? इसका जो बेसिक जो क्राइटेरिया है ये डिसाइड करने का कि कौन सा गुड फाइनल गुड है और कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड है, ये डिपेंड करता है एंड यूज पर। बिकॉज जो सेम गुड है वो फाइनल गुड भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर। शुगर जब आप मार्केट से परचेज करते हैं फॉर योर घर में आप कुछ भी अपना चाय बनाने के लिए या फिर कोई भी स्वीट डिश बनाने के लिए जब आप घर में उसको बाहर से परचेज करके लाते हैं, दैट इज़ फाइनल गुड बिकॉज दैट इज़ यूज बाय द फाइनल कंज्यूमर। लेकिन यही शुगर जो है अगर कोई मिठाई वाला यूज़ करता है फॉर मेकिंग स्वीट्स या फिर कोई चाय वाला यूज़ करता है और उस चाय को वो बेचता है, सो दैट शुगर इज यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड। तो बेसिकली कि कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड है और कौन सा गुड फाइनल गुड है ये डिपेंड करता है उसके एंड यूज पर। बेसिकली कोई भी गुड किस तरह से उसको क्लासिफाई किया जाएगा ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से उसका यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड है वो है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कंज्यूमर गुड्स वो गुड होते हैं दैट लीड टू दीज गुड लीड टू डायरेक्ट satisfaction of human want। फॉर एग्जाम्पल कि आप मिल्क खरीदते हैं मार्केट से, आप आइसक्रीम खरीदते हैं, आप ब्रेड खरीदते हैं, तो ऐसे कोई भी गुड विच लीड टू द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, दैट गुड आर कंज्यूमर गुड्स। ये जो गुड्स होते हैं, इफ द कंज्यूमर इज बाइंग, the consumer is consuming these goods, that means कोई भी जो हाउस होल्ड है इन गुड्स को जब भी खरीद रहा है तो वो इन गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है। इन गुड्स पे जो भी एक्सपेंडिचर होता है, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड और द कंज्यूमर गुड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। कैपिटल गुड क्या है? कैपिटल गुड हमारे वो गुड्स होते हैं जो कि फिक्स्ड एसेट होती हैं प्रोड्यूसर की। सो कैपिटल गुड्स आर द गुड्स विच आर फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। इसका मतलब ये है कि ये जो गुड होते हैं, दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स, दैट मीन्स दीज आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन के लिए ये यूज किए जाते हैं और ये गुड होते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन है, वो किसी प्रोड्यूसर ने खरीदी और उसने उस मशीन को फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज किया, तो ये क्या है? आपका फाइनल गुड्स है। ये गुड बहुत ही ड्यूरेबल गुड होते हैं, दैट मीन्स ये एक बार यूज़ करने पर ख़त्म नहीं होते हैं, ड्यूरेबल हैं, बार बार आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और जो भी प्रोड्यूसर इन पे एक्सपेंडिचर करता है, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स कोई भी जो प्रोड्यूसर है जब भी वो एक्सपेंडिचर करता है इन पे,
कोई भी कैपिटल जो मशीन है वो खरीदता है तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। बेसिकली एक जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है कैपिटल गुड का और कंज्यूमर गुड का, ये है कि दोनों ही गुड ये फाइनल गुड हैं। फाइनल गुड है, दैट मीन्स दे आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में ये यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, दैट इज I is equal to change in K, that is capital formation. That means जो भी मशीनरी है, जो फिक्स्ड एसेट है और या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, वो जब इंक्रीज होती है उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और सेकेंड इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। Fixed investment, it refers to the increase in the stock of fixed asset. So it means increase in stock of fixed asset. फिक्स जो एसेट होती है उसका जो स्टॉक होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, ओके। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि जैसे ही फिक्स एसेट जो होती है वो इंक्रीज होगी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है अगर वो इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है? जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है किसी भी फर्म की वो इंक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी विल इंक्रीज। प्रोडक्शन कैपेसिटी जैसे ही इंक्रीज हो जाएगी दैट लीड टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट, और इंक्रीज इन आउटपुट इज नथिंग बट द हाई जीडीपी, दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बेसिकली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन्स स्टॉक ऑफ फर्स्ट finished goods, these are unsold finished goods। इसका मतलब ये है कि जो फर्म है जो भी प्रोड्यूस कर रही है वो जो गुड्स हैं ऑलरेडी वो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, लेकिन ये जो गुड्स हैं ये अभी तक ये सोल्ड नहीं हुए हैं मार्केट में। दैट मीन्स दीज आर फिनिश गुड बट दीज आर अनसोल्ड फिनिश गुड्स। सेकेंड, सेमी फिनिश्ड गुड्स। दैट मीन्स पूरी तरह से ये अभी जो गुड है ये पूरी तरह से बने नहीं है, सेमी फिनिश्ड है। देन थर्ड है रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स चेंज इन द इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग एन ईयर। दैट मीन्स अगर इस स्टॉक में किसी भी टाइप का जो चेंज आता है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक तरह की इन्वेस्टमेंट ही है ये, बिकॉज रॉ मटेरियल जो उसने खरीदा है प्रोड्यूसर ने उसमें भी उसके पैसे लगे हैं। जो भी उसने जो गुड्स खरीदे हैं, चाहे वो सेमी फिनिश गुड्स उसने बनाए हैं या फिर जो फिनिश गुड्स हैं जो उसका सामान नहीं वो बेच पाया है, इस सब में उसका जो पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टर का
जो प्रोड्यूसर है उसका जो पैसा लगाया हुआ है, इसीलिए उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? फर्स्ट, इट इंश्योर्स द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स, दैट मीन्स इट इंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स, दैट मीन्स उसके पास जो भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है वो उसको यूज़ कर सकता है। इसका मतलब उसको कभी भी इनपुट्स की जो सप्लाई है उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड क्या है, जो डे टू डे परचेज है रॉ मटेरियल की मार्केट के से, वो उसके लिए वो उसको ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स द प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम द मार्केट। सो प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेज। अब इससे क्या होगा? बिकॉज उसके पास ऑलरेडी रॉ मटेरियल अवेलेबल है। अगर वो मार्केट से डे टू डे परचेज नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है? जो मार्केट अनसर्टेनिटीज हैं रिलेटिंग टू द प्राइस और द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल कैन बी अवॉइडेड। दैट मीन्स मार्केट अनसर्टेनिटीज कैन बी अवॉइडेड। और इसका एक और जो फ़ायदा है वो ये है दैट इट enables द प्रोड्यूसर टू मीट द पोटेंशियल फ्यूचर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। दैट मीन्स कि अगर फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट की कैसी भी डिमांड आती है, इन फ्यूचर पोटेंशियल कोई भी डिमांड आती है, तो वो उसको ईजिली फुलफिल कर सकता है बिकॉज दिस प्रोड्यूसर हैज़ रॉ मटेरियल। इसके पास जो फिनिश गुड्स भी हैं, सेमी फिनिश गुड्स भी हैं, फटाफट वो अपने मटेरियल्स को यूज़ करके वो जो पोटेंशियल डिमांड है उसको फुलफिल कर सकता है। तो ये है हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमको इस चैप्टर में समझना है वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जब भी जो प्रोड्यूसर है वो जब एक्सपेंडिचर करता है, जब भी प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो दो टाइप की चीज़ों पे जो एक्सपेंडिचर है वो करता है। पहला तो वो करता है फॉर परचेजिंग न्यू एसेट्स, दैट मीन्स नई मशीन लगाने में खर्च करता है। दूसरा वो करता है रिप्लेसमेंट में, रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। होता क्या है कि कोई भी मशीनरी है, अगर आप उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं ड्यू टू वियर एंड टियर, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है और वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट होने लगती है। दैट मीन्स कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। दैट मीन्स आप जो मशीन है उसको आप यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है। जो प्रोड्यूसर होता है जब भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसको जब भी अपने यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है, तो या तो वो नई मशीनरी खरीदता है, एक तो इसमें करता है, और वो कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट भी करता है जिससे कि रिप्लेसमेंट हो सके, जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसमें कुछ ना कुछ रिपेयरिंग करवा सके, तो इस टाइप का वो भी करता है। जब प्रोड्यूसर जब दोनों ही टाइप का इन्वेस्टमेंट करता है और दोनों ही टाइप का एक्सपेंडिचर करता है, दिस इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। Replacement of existing asset is nothing but the depreciation. That means consumption of fixed capital. जो fixed capital है वो हर साल थोड़ी थोड़ी कंज्यूम होती रहती है, उसकी ड्यू टू वेयर एंड टीयर उसकी जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज होती रहती है, और उसके रिप्लेसमेंट के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो बेसिकली जो प्रोड्यूसर है
जब वो इन्वेस्ट कर रहा होता है, अगर दोनों चीज़ों पे कर रहा है तो वो होगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब जो प्रोड्यूसर है वो एक्सपेंडिचर कर रहा है बट ही इज स्पेंडिंग ओनली ऑन परचेजिंग द न्यू एसेट। दैट मीन्स कि जो प्रोड्यूसर है वो डेप्रिसिएशन जब काउंट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो न्यू एसेट है सिर्फ उसी को खरीद रहा है। दैट मीन्स नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? नेट इन्वेस्टमेंट it includes expenditure by the producer on the purchase of new asset only. That means expenditure by producer on the purchase of new asset only. इसका मतलब क्या है? It does not include depreciation. It does not include depreciation. तो बेसिकली जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है ये क्या शो करती है? इट शोज द नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है उसमें कितना एडिशन हुआ। नेट इन्वेस्टमेंट हम कैसे काउंट करते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। अब जो नेट इन्वेस्टमेंट है इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है उसका मतलब होता है इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। दैट मीन्स द स्टॉक ऑफ द कैपिटल इज इंक्रीजिंग। जैसे ही जो कैपिटल स्टॉक है वो इंक्रीज होगा उससे क्या होगा? इट लीड टू इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। Availability of capital, that means per unit of labor. That means जितनी ज़्यादा लेबर होगी उसके पास जो कैपिटल है उतना ज़्यादा होगा, उसके पास अवेलेबल होगा। इसकी वजह से क्या होगा? इट लीड टू इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ लेबर। जो लेबर है उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी जैसे ही लेबर की इंक्रीज होगी उससे क्या होगा? जो एम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटी, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी लेबर की। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ लेबर। और इकॉनमी में जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा दैट लीड टू जीडीपी ग्रोथ। इसीलिए इकॉनमी में नेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा। कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा तो जो कैपिटल है पर यूनिट ऑफ लेबर, द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल विल ऑल्सो इंक्रीज। दैट लीड टू इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ द लेबर एंड दैट फर्दर लीड टू इंक्रीज इन द जीडीपी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज अ क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कोई भी क्वांटिटी जिसको आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल वेल्थ। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं कि अभी आपके पास कितना वेल्थ है। देन आपका बैंक डिपॉजिट, कितना आपके पास बैंक बैलेंस है। देन सप्लाई ऑफ मनी,
अभी फिलहाल इकॉनमी में कितनी मनी सप्लाई है, कैपिटल कितना है, ये सब आप मेजर कर सकते हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो क्या है? फ्लो इज अ क्वांटिटी दैट इज measured over a specified period of time. That means कोई भी क्वांटिटी जो है आप उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसको मेजर करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो है वो टाइम डायमेंशन है। टाइम डायमेंशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट मीन्स पर आवर क्या है आपके पास। जैसे आप ऐसे मानिए कि अगर आप सैलरी की बात कर रहे हैं तो पर मंथ आपको कितनी सैलरी है आपके पास, देन पर ईयर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स टाइम डायमेंशन है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर। तो ये आपको क्या बताता है? एक टाइम डायमेंशन बताता है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? फॉर एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, इसमें टाइम डायमेंशन है। लेकिन जब मैंने बताया सप्लाई ऑफ मनी, ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें हम मेजर कर रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, जो मनी सप्लाई है वो कितना इंक्रीज हुआ, मतलब एक साल में कितना इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, बट मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें भी टाइम डायमेंशन है। कैपिटल कितनी है आपके पास पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये है स्टॉक कॉन्सेप्ट। लेकिन आप कितना इंटरेस्ट पे करते हो पर मंथ, पर ईयर या पर आवर, तो ये है आपका फ्लो कॉन्सेप्ट। उसी तरह से जो आपकी इनकम है, एनुअल इनकम है आपकी, पर मंथ जो सैलरी है वो, देन कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जो स्टॉक होता है, इट इज अ एनी क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फ्लो इज अ कॉन्सेप्ट और इट इज अ क्वांटिटी दैट इज मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। बेसिकली हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर जो रहते हैं वो होते हैं कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, and these are the owners of factors of production. These are owners of factors of production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमको ऑलरेडी पता है क्या होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द फैक्टर्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड जो सेक्टर है वो है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर। दैट मीन्स जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है हमारी इकोनॉमी में वो क्या है, हमारी प्रोड्यूसर सेक्टर। दैट मीन्स ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, all the producing units in the economy. These producer sector are hiring factors of production from the household sector. थर्ड जो सेक्टर है वो है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, और फोर्थ है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। अब जो जितने भी सेक्टर हैं इनके बीच में इंटर सेक्टोरल फ्लो होता है। दैट मीन्स जो
हाउस होल्ड हैं वो किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर से, और प्रोड्यूसर सेक्टर कैसे यहाँ से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो सर्विसेज हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर से लेता है। इस टाइप का जो इंटर सेक्टोरल फ्लो है वो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। हमारे जो सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकॉनमी है, तो हम सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर का जो इंटर सेक्टोरल फ्लो है हम वो पढ़ेंगे। बाकी जो गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसीलिए हम सिर्फ 2 ही सेक्टर की बात करेंगे, दैट मीन्स हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। इंटर सेक्टोरल फ्लो में हम 2 टाइप के फ्लोज की बात करेंगे। पहला है हमारा रियल फ्लो और सेकंड है हमारा मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? इट इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकॉनमी, दैट इज इट इज़ अ फ्लो in the form of goods and services. मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो it refers to the flow of money across different sectors of the economy, that is it is a flow in the form of money. So it is a flow in the form of money. पहले हम रियल फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 सेक्टर हैं, पहला है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा है प्रोड्यूसर सेक्टर। अब क्या हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है इनको प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी, तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से लेंगे? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेंगे हाउस होल्ड सेक्टर से, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दीज आर द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो। सो these households are providing factor services to the producer sector. So factor services ये provide कर रहे हैं producer sector को। कौन कौन से factor services हैं? land, labor, capital, etc. अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है इन्होंने ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। जो प्रोड्यूसर सेक्टर है ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ये किसको सेल करेंगे? ये करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर को। सो दीज प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू household sector by firms. That means जितने भी जो फर्म्स हैं, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज जो वो प्रोड्यूस कर रही हैं उतना गुड्स एंड सर्विसेज ये क्या कर रही है? हाउस होल्ड सेक्टर में सेल कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये रियल फ्लो है, दैट इज इट इज़ अ फ्लो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। These household sector are providing factor services to the producer sector, and further these producer sectors are providing goods that they are producing and they are selling these goods to the household sector. So this is the real flow. Then what is the money flow? Money flow क्या होता है? Money flow is it is a flow in the form of money. That means बिकॉज जो हाउस होल्ड सेक्टर है इन्होंने अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो जो प्रोड्यूसर सेक्टर है ये इनको क्या प्रोवाइड करेंगे? दे आर पेइंग फैक्टर सर्विसेज पेमेंट। जो भी इन्होंने फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड सेक्टर हैं इन्होंने प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करी थी, उसके बदले में जो भी उनकी फैक्टर सर्विसेज की जो पेमेंट बनती है वो इनको प्रोवाइड करेंगे। और जो हाउस होल्ड सेक्टर हैं इन्होंने इनसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे थे, तो ये क्या करेंगे? दे विल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे जो मनी है उसका फ्लो हो रहा है।
तो अगर हम इसको पूरी तरह से होलसम देखेंगे तो ये फ्लो कैसे बन रहा है, बिकॉज हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। दैट मीन्स इन्होंने लैंड, लेबर, कैपिटल प्रोवाइड किया था, जिसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर ने इनको फैक्टर पेमेंट्स दी, फैक्टर सर्विसेज पेमेंट दी। हाउस होल्ड जो सेक्टर हैं उन्होंने इनके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्होंने उन पे एक्सपेंडिचर किया, उसके बदले जो प्रोड्यूसर सेक्टर हैं इन्होंने इनको क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम इसी डायग्राम में देखेंगे जो इनर सर्कल है जो कि ग्रीन वाला है, तो जो ग्रीन वाला जो सर्कल है वो है हमारा मनी फ्लो, और जो आउटर सर्कल है ब्लैक वाला वो है हमारा रियल फ्लो। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दैट मीन्स जो इनकम है उसका जो फ्लो है वो कैसा होता है। बेसिकली इनकम कैसे फ्लो करती है, पहले होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकॉनमी में पहले जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, देन उसके बाद जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं इट लीड टू जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम जनरेट होती है। इनकम जनरेट होगी तो ये इनकम है वो स्पेंड भी होगी, दैट लीड टू एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। बिकॉज जो एक्सपेंडिचर है इनकम का वो किस पे हो रहा है, इट इज ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। दैट मीन्स एक्सपेंडिचर, जो इनकम का एक्सपेंडिचर है वो किस पे हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज पे। गुड्स एंड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, दैट मीन्स इट लीड टू फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट गुड्स एंड सर्विसेज लीड टू जनरेशन ऑफ इनकम। तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इस तरह से जो इनकम है वो सर्कुलेट करती रहती है। सो दिस टॉपिक इज ओवर नाउ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।